संस्कृत व्याकरण आज हम 10वीं वर्ग के लिए लाया हूं और विषय वस्तु है संधि। संधि को दंत स नाधा संयुक्त ह्रस्वा ई भी लिख सकते हैं या दंत स अनुस्वार ध ह्रस्व भी लिख सकते हैं। संधि। अब संधि का अर्थ अगर कोई पूछे कि संधि का शब्दार्थ क्या होगा तो आप निसंकोच कहेंगे मेल। मेल। ये संधि जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं और उनसे जो उत्पन्न विकार होता है तो उसको संधि कह सकते हैं। इसको लिखित रूप में ऐसे लिखेंगे, यानी संधि की परिभाषा। संधि की परिभाषा क्या होती है? इसकी परिभाषा ऐसा, संधि की परिभाषा लिखेंगे कि जब दो वर्णों का निकटता हो तो ऐसे निकटता से उत्पन्न विकार को संधि, ऐसे लिख सकता है, ऐसे लिख सकता है, संधि कहते हैं। पूर्ण विराम। इसको दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि जब ये पहला हुआ, दूसरे शब्दों में क्या कहेंगे कि जब दो वर्ण परस्पर मिलकर विकार पैदा करते हैं या उत्पन्न करते हैं कौन? उसे संधि कहते हैं। है पर अनुस्वार, ये जो अनुस्वार है अवश्य होगा, क्योंकि यह है पर अनुस्वार ये डिनोट करता है कि बहुवचन है। अब यहाँ ते हो गया, ऐसे इससे भी पता चलता है ता या तीर है तो वो एक वचन है, लेकिन जैसे ही ते यानी ए आवे तो उसके आगे आने वाला जो है उस पर अनुस्वार अवश्य होता है और इससे स्पष्ट होता है कि ए हैं बहुवचन ही है। तो हम पाते हैं कि संधि की परिभाषा दो रूपों में भी लिखा जा सकता है। पहला है कि जब दो वर्णों का निकटता या निकटता से मेल हो तो ऐसे निकटता से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। या दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि जब दो वर्ण परस्पर मिलकर, परस्पर मतलब आपस में, परस्पर मतलब आपस में मिलकर विकार उत्पन्न करे। विकार का मतलब क्या?
विकार का मतलब हुआ कोई नई चीज। विकार का मतलब खराबी भी होता है, लेकिन खराबी का अर्थ इसको नहीं लगे। विकार का अर्थ कोई नई चीज, कोई नया वर्ण या कोई नया पद उत्पन्न करे, पैदा करे। उर्दू में पैदा करते हैं, इसको उत्पन्न कहते हैं। उत्पन्न करते हैं तो उसे संधि कहते हैं। यह तो संधि की परिभाषा, इसको आप नोट कर लेंगे, समझ लेंगे। हाँ विद्यार्थी, एक बात मैं कहना चाहता हूं कि संधि वर्णों का मेल तो है, वैसे ही हमारे मन और हमारे शरीर का भी मेल होना चाहिए। कैसे? जैसे कछुआ, आपने कछुआ को देखा होगा। कछुआ क्या करता है? कछुआ करता है क्या कि जब उसे आहट मिलती है कि कोई दुश्मन मेरी ओर समीप आ रहा है, करीब आ रहा है, निकट आ रहा है, मुझे आहत करेगा, चोट करेगा, मार सकता है, तो ऐसे संकटापन्न का अनुभव करके वह क्या करता है? वह अपने आप को एकाग्रचित हो जाता है। वह क्या हो जाता है? एकाग्रचित हो जाता है। और ऐसे में वह क्या करता है कि सबसे पहले अपने सिर को, जो लंबा होता है, वो सिर को अंदर कर लेता है और चारों पैरों को एक जगह कर लेता है। कहने का मतलब क्या? कहने का मतलब कि दुश्मनों से बचने के लिए वो अपना सिर और चारों पैर अंदर कर लेता है। कहाँ? कवच के अंदर। उसका प्रकृति ने इतना बढ़िया, कुदरत ने इतना बढ़िया, नेचर इतना बढ़िया बनाया है, उसका इतना बढ़िया गठन किया है, शारीरिक गठन, कि कोई उस पर मारते रहे, उस कवच पर, उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ठीक उसी प्रकार से विद्यार्थी, आप लोग भी अपने मन और शरीर को उसी तरह से संधि कर लें, मेल कर लें और एकाग्रचित्त होकर के सुनिए कि शिक्षक क्या पढ़ाते हैं, शिक्षक क्या पढ़ा रहे हैं, शिक्षक मुझे कितना दे रहे हैं, मुझे कैसे और कितना ले लेना है। काक चेष्टा, कैसे कौवा जो होता है, वो कोई छोटा बालक खेल रहा होता है, उसकी माँ रोटी का छोटा सा टुकड़ा गिरा देता है, सॉरी उसकी माँ रख देती है खाने के लिए। बच्चा खाना तो चाहता है, हाथ से उठाना तो चाहता है, लेकिन वहां छत पर या छप्पर पर कौवा अपनी दृष्टि जमाए होता है कि कब मौका मिले, माँ कब जाए कि हम टप से उसको उठा ले, झट से वो उठा लेता है। ठीक इसी कौवे की चेष्टा आप सबों में होनी चाहिए। अपने आप में कौवे की चेष्टा पैदा कीजिए। तो चलिए अब हम लिए चलते हैं संधि की ओर। ये संधि की परिभाषा दो रूपों में है, इसको मैं मिटाता हूं। अब संधि को हम डिटेल से, विस्तार से, विस्तृत रूप से बताना चाहेंगे और आप चाहेंगे सीखना। तो अब संधि की परिभाषा के बाद अब हम लिए चलते हैं आपको संधि के भेद पर। कितने हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ज्वाइनिंग। संधि को शायद अंग्रेजी में लोग ज्वाइनिंग लिखते हैं, शायद ज्वाइनिंग। ये मेल है, क्या है? मेल है। अब संधि के भेद, संधि के भेद। तो वैयाकरण ने ऐसा बताया कि संधि के 3 भेद होते हैं। यहां हम लिखेंगे संधि के 3 भेद
होते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं। अब विचार करना है कि कौन कौन, ये 3 कौन कौन है। तो बारी बारी से हम लिखेंगे। पहला हो जाएगा स्वर संधि। क्या नाम है इसका? स्वर संधि। दूसरा क्या है? ये दूसरे नंबर पर आपका आता है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि। और तीसरे और अंतिम भेद में होता है, वो होता है विसर्ग संधि। क्या होता है? विसर्ग संधि। विसर्ग। विद्यार्थी, संधि के भेद का हम अध्ययन कर रहे हैं। यहां मैंने बताया है संधि के 3 भेद होते हैं। यहां भी बहुवचन ए हैं, चूंकि 3 है तो बहुवचन में तो होगा ही। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। अब बारी बारी से तीनों को हम देखेंगे। सबसे पहले जो पहला भेद है स्वर संधि, इसका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे, जानेंगे, समझेंगे। समझने के लिए मैं आपको लिए चलता हूं आगे। पहला है आपका स्वर संधि। क्या है? स्वर संधि। तो स्वर संधि तो हुआ, नाम तो लिख दिए, लेकिन जानेंगे कैसे, समझेंगे कैसे, इसको कैसे पकड़ पाएंगे कि यह स्वर संधि है। तो संस्कृत के वैयाकरण ने इसकी परिभाषा की रचना कर दी। अब देखा जाए कि इसकी परिभाषा क्या है। परिभाषा है, सॉरी भाव लिखा गया, भाव होना चाहिए ना, परिभाषा। परिभाषा क्या परिभाषा हो सकती है, क्या उचित परिभाषा हो सकती है स्वर संधि की? तो देखिए, देखते हैं कि जब स्वर वर्ण का मेल, जब स्वर वर्ण का मेल, स्वर वर्ण अर्थात सजातीय, यहां सजातीय लिखने का मतलब क्या हुआ है? उसी जाति से उसी जाति का सजातीय। गणित में भी लोग पढ़ते हैं सजातीय, बिहार बोर्ड के माध्यम से। अब अंग्रेजी सीबीएसई मीडियम से तो दूसरा कुछ होता होगा, मुझे पता नहीं, लेकिन सजातीय शब्द होता है। हाँ, तो परिभाषा क्या लिखे? जब स्वर वर्ण का मेल, स्वर वर्ण यानी सजातीय से हो तो उससे उत्पन्न, उससे उत्पन्न विकार, विकार को स्वर संधि कहते हैं। सेमीकोलन जैसे यहां जो मैंने सेमीकोलन लिखा, जिसको हिंदी में अर्ध विराम कहते हैं। अर्ध विराम का प्रयोग लोग बहुत कम करते हैं।
तब जबकि सेमीकोलन ही बोलते हैं हिंदी भी पढ़ाने वाले, संस्कृत भी पढ़ाने वाले, लेकिन कारण कि वो बहुत प्रचलित शब्द हो गया है, आम जुबान पे चढ़ गया है सेमीकोलन। लेकिन हिंदी जान लीजिए किसकी होती है, अर्ध विराम, कौमा की हिंदी अल्प विराम। तो जैसे लिखेंगे, जैसे लिखना होगा, तो वाक्य पूर्ण होने के बाद भी वैयाकरण ने कहा कि नहीं, यहां पूर्ण विराम मत लिखो। क्यों मत लिखो? क्योंकि इससे संबंधित आप जैसे आगे बता रहे होते हैं, तो जब जैसे बता रहे होते हैं ऐसी स्थिति में सेमीकोलन होना चाहिए, पूर्ण विराम कतई नहीं। तो हम विचार करते हैं कि जब स्वर वर्ण का स्वर वर्ण सजातीय हो, एक ही जाति का वर्ण हो, एक ही जैसा वर्ण हो, तब वह स्वर संधि का उदाहरण सिद्ध करेगा। अब विचार करते हैं हम बारी बारी से कि स्वर वर्ण का स्वर वर्ण से मेल हो जाए, ऐसा हम उदाहरण चुनते हैं, चयन करते हैं। तो देखिए, आपको लिए चलते हैं उदाहरण की ओर, जैसे की ओर। जैसे को संस्कृत में यथा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यथा। यथा कैसे अंग्रेजी में आप लिखते हैं? फॉर एग्जाम्पल। क्या कहते हैं? फॉर एग्जाम्पल। यथा, जैसे। अब कैसे कैसे मेल होगा? सजातीय कैसे होगा? स्वर वर्ण से स्वर वर्ण का मेल कैसे होगा? तो आइए मन को एकाग्रचित, जैसा मैं बताया हूं कछुए की तरह, वैसा रखिएगा, तब होगा। यह नहीं कि मैं बता रहा हूं इधर, आपका ध्यान उधर है। भटकेगा तो भटक जाइएगा, और भटक जाइएगा तो पढ़ाई में अटक जाइएगा। इसलिए विद्यार्थी ध्यान देने वाली बात है। देखिए, अ जोड़ अ, परिणाम बराबर आ। जैसे मैथ वाले पढ़ाते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और उसको LHS से RHS में ले जाकर के प्रूव्ड कर देते हैं, सिद्ध कर देते हैं, प्रमाणित कर देते हैं। मैं भी कोशिश करूंगा कि इसको प्रमाणित कर दूं। कैसे? यथा, उदाहरण, जैसे, एग्जाम्पल्स। अब जैसे यहां हम अ जोड़ अ का प्रयोग करते हैं, इसके लिए कोई उदाहरण लेते हैं कि जो अ जोड़ अ को सिद्ध करे। तो जैसे राम जोड़ आयन बराबर, राम तो जानते ही है, नाम है, ईश्वर भी है। आयन का मतलब चरित्र, कैरेक्टर, स्वभाव, शील, आचरण। राम जोड़ा आयन। अब बराबर के बाद हमको आ लाना है। संधि करने का तरीका कैसे है जानिए। तो तरीका जानने से पहले इसको जानिए कि जोड़ का जो चिन्ह है, इसके ठीक पहले वाला राम है, इसको हम कहते हैं पहला पद। क्या कहते हैं? पहला पद। पहला, पहला, प और आ जोड़ के बाद वाला को तो आप निश्चित रूप से कहेंगे कि ये दूसरा पद है, दूसरा पद। आप बराबर का चिन्ह दे देंगे। अब देखिए विद्यार्थी, राम जोड़ आयन, राम पहला पद है और आयन दूसरा पद है। तो बराबर के बाद यानी रिजल्ट में हम लिखते हैं पहला पद को ज्यों का त्यों बिना मात्रा का लिखेंगे। मात्रा अगर इसमें लगा रहेगा तो नहीं लिखेंगे। तो राम का राम, ठीक है। अब उच्चारण देखिए,
अभी हमने कहा कि अ जोड़ अ, ये पहला पद का है, दूसरा पद। देखिए राम का उच्चारण अगर करते हैं तो अ आ जाएगा, राम अ, तो ये म में अ है, म में अ है। आई जोड़ का जो निशान है, चिन्ह है, यहां हमने लिख दिया। और दूसरा पद का जो पहला अक्षर है इसको लिया जाता है। मतलब समझ गए? मतलब मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि पहला पद का अंतिम अक्षर देखते हैं, स्वर वर्ण हो, आ दूसरा पद का पहला अक्षर स्वर वर्ण हो। तब परिभाषा हुई कि स्वर वर्ण का मेल स्वर वर्ण से हो जाए तो रिजल्ट में बराबर के बाद, बराबर के चिन्ह के बाद हम लिखते हैं पहला पद को ज्यों का त्यों। अब यह जो अ है इसमें हम समाहित कर देते हैं, चला जाता है। आरेस्ट जो या अन है, हम यहां या और अणा लिख देते हैं, या हो गया रामायण। लेकिन एक भूल हम कहा कर रहे हैं, ज्यों का त्यों तो हमने लिख दिया, ठीक है, मैंने भूल नहीं किया, समझाने के लिए मैं वहां कह रहा हूं। इसको ध्यान देने की बात है कि इसमें का इसमें का रिजल्ट क्या कहता है, आ। तो पहला पद के ठीक बाद हम लिखेंगे आ, या रामा, आ जो बच गया या आना वो हो गया या। लेकिन वहां यड़ हो गया। अब विद्यार्थी यहां प्रश्न करेंगे कि भाई सब कैसे पढ़ा रहे हैं, अब यहां तो दंत न है, यहां तो दंत न है ना, यहां टवर्गणा लिख दिए, यह कैसे हो, ये कैसे पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है। ऐसा हिंदी या संस्कृत वैयाकरण है, वैयाकरण मतलब व्याकरण जानने वाले ऐसा कहते हैं कि जब किसी शब्द में र का उच्चारण हो या र अक्षर वर आ जाए तो वह दंत न टवर्गण में परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है। अब तो स्पष्ट हो गया होगा कि रामायण कैसे हुआ। तो अ जोड़ अ बराबर आ को हमने प्रमाणित कर दिया उदाहरण से। राम के म का अंतिम अक्षर जो है उसमें है अ, दूसरा पद अयन का जो पहला अक्षर है वो है अ, बराबर का बराबर लिख दिए। यहां लिखने का तरीका हो गया कि जो पहला पद है वह ज्यों का त्यों लिख दिया, और रिजल्ट जो आ है, आ के लिए हमने आ न लिखकर उसकी मात्रा डाल दिया, थोड़ा सा लंबा जानबूझ के कर दिया है ताकि आपके दिमाग में जल्द घुस जाए। और बच गया य और न, तो हमने य लिख दिया, आइस दंत न को टवर न कर दिया। क्यों? क्योंकि र जब होता है तो वह टवर्ण अवश्य हो जाता है। चलिए अब आगे लिए चलते हैं। सॉरी, एक भूल हो रही है, अभी भान हुआ है। भूल हो रही है कि ये स्वर संधि है, तो स्वर संधि का एक उदाहरण मैंने दिया है। अब इसके भी भेद होते हैं, संधि के तो 3 भेद हो गए, अब इसके भी भेद होते हैं, भेद को मैंने नहीं बताया। चलिए कोई बात नहीं, अब लिए चलते हैं हम आपको। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद। अब देखिए यहां लिखते हैं कि स्वर संधि के भेद कितने हैं? स्वर संधि के भेद कितने हैं? 5 हैं। यहां लिखेंगे
स्वर संधि के 5 कितने 5, इसको अंक में भी लिख सकते हैं 5 भेद हैं। बतलाने के लिए हम यहाँ क्या करते हैं, ऐसा चिन्ह लगा देते हैं, क्योंकि बताना है, वाक्य तो पूर्ण हुआ लेकिन हमको नीचे बताना है, इस तरह से वो आपको निर्देशक चिन्ह दे देते हैं, डैश दे देते हैं, उसको डैश को निर्देशक कहते हैं। तो स्वर संधि के 5 भेद कौन है? अब देखिए, पहला था ये स्वर संधि, देख रहे हैं ना स्वर संधि, अब इसके भी 5 भेद। तो इस तरह से अगर अंक लिखते हैं तो गड़बड़ हो सकती है, तो क्यों नहीं हम लोग रोमानंद का सहारा लें समझने के लिए, कैसा रहेगा, ठीक रहेगा। तो हम पहला लिखते हैं दीर्घ संधि, क्या लिखते हैं, दीर्घ संधि, दीर्घ संधि। दूसरा क्या हो जाता है, दीर्घ संधि, गुण संधि, गुण संधि। तीसरा हो जाता है वृद्धि संधि, भेद का नाम आगे पीछे भी नीचे ऊपर भी हो सकता है, ऐसा कुछ हार्ड फास्ट नहीं है, वृद्धि संधि। लेकिन कोशिश होनी चाहिए कि विद्वानों ने व्याकरण ने जैसे सजाया है वैसे ही लिखा जाए, मेरी भी कोशिश यही रही है। दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा इयण संधि, इयण संधि, इयण संधि। और 5वां अंत में होता है अयादि संधि। क्या चीज होता है, अयादि संधि। विद्यार्थी, आज मैंने स्वर संधि की परिभाषा, स्वर संधि के भेद, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, सबका मैंने नाम बताया। अब अगली कड़ी में हम लोग चलेंगे सबका विस्तार से चर्चा करने। तो आज मैं यही विराम लेता हूं।